हेलो स्टूडेंट्स। आप आज की क्लास में आपका स्वागत है। सभी छात्रों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं या किस बात पे चर्चा करेंगे वो है चेंज इन मैटर, यानी मैटर में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे अब हम बात कर रहे थे मैटर को लेकर, द्रव्य को लेकर, कि हमने देखा कि वो ठोस में भी होते हैं, वह द्रवो यानी तरल में भी होते हैं और गैस अवस्था में भी होते हैं। क्या ठोस तरल में बदल सकते हैं या तरल गैस अवस्था में बदल सकते हैं या गैस तरल में बदल सकती है या ठोस अवस्था में बदल सकती है? तो क्या ये अपनी स्टेट जिसको हम बात करें, इनका जो भौतिक हम विभाजन की बात कर रहे थे, भौतिक स्तर पर जो हमने विभाजन करा था द्रव को, क्या वह बदलाव किए जा सकते हैं उनके अंदर? अगर उनमें बदलाव किया जा सकता है, यानी ठोस तरल में बदल सकता है, तरल गैस में बदल सकता है, या तरल ठोस में बदल सकता है, या गैस तरल में बदल सकती है, तो ऐसा अगर हो पाना संभव है तो हम किस तरीके से इन बदलावों को देख सकते हैं और हमें क्या करना होगा जिससे ये बदलाव हमें देखने को मिले। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और हम इसमें कुछ प्रोसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कौन से वो माध्यम हैं जिनसे हम इनके भौतिक अवस्थाओं में चेंज करते हैं, यानी द्रव्य की जो भौतिक अवस्था है उसके अंदर हम चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। ऐसे हमारे पास क्या ऐसे समाधान है, क्या हमारे पास ऐसा प्रोसेस है? आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है द्रव्य जो है, मैटर जो है, उसकी तीन अवस्थाएं हैं जिनको लेकर अभी आपने चर्चा किया। वह तीन अवस्थाएं आपको पता होगा: ठोस, तरल जिनको हम द्रव कहते हैं, और गैस। तापमान और दबाव की स्थितियों को बदलकर, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर, और हिंदी में बात करें तो तापमान और दबाव। तापमान और दबाव की स्थितियों को बदलकर एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती हैं। यानी ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इनको हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित मतलब चेंज कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है ये। कैसे? किन दो फैक्टर्स या किन दो बातों पे हमें ध्यान रखना होगा, वो है तापमान और दबाव। अगर आप तापमान और दबाव में फेर बदल करेंगे तो ठोस तरल में भी बदल सकते हैं, गैस में भी बदल सकते हैं, और गैस ठोस में भी बदल सकती है, और तरल में भी बदल सकती है, जैसा कि निम्नलिखित है। तो देखिए, अगर हम ठोस को गर्मी दें, यहाँ पर ये वाले प्रोसेस को इस तरीके से देखिए, ठोस को अगर हम गर्म करें तो ठोस किस में बदल जाएगा? तरल में बदल जाएगा। अगर तरल को हम और भी ज्यादा गर्म करें तो वह किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने बर्फी खाई है, सभी ने आपने बर्फियां खाई होगी। अगर आपने बाजार से लेकर बर्फी खाई है या फिर आपने घर पे बना के खाई है, तो दोनों में देखा होगा एक बड़े से बर्तन में दूध को, जो दूध होता है हमारा, उसको आग पे रखा जाता है और उसको थोड़ा घंटे भर के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए, जितना हमारा दूध की संख्या है, जितना हमारा अमाउंट है, उसके हिसाब से उसको उतने ही समय के लिए आग पर छोड़ दिया जाता है और उसको लगातार चलाया जाता है। वह दूध कम होते 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 जिसको हम बोलते हैं मावा में बदल जाता है। अब वह मावा क्या है? वह दूध की ठोस अवस्था है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि अगर आप देखिए, और हम बात करते हैं, और इसको दूध से ना समझ के और अच्छा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई ठोस चीज है तो उसको आपने गर्म करना शुरू कर दिया तो वो धीरे 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 तरल में बदल जाता है। हम बात करें बर्फ, बर्फ सबसे यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। पानी की जो बर्फ होती है, बर्फ को आपने फ्रिज से निकाल के, जहां पर भी वह अपने वातावरण यानी जहां पर भी वह 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे रखी हुई थी, वहां से बाहर निकाल कर आपने उसको रूम टेम्परेचर या जो आपका सामान्य तापमान होता है वहां पर रख दिया, तो वह बर्फ पिघल जाएगी, यानी वह तरल में बदल जाएगी। वह जो पिघलकर पानी बना उसको आपने आग पर रख दिया, अब वह पानी किस में बदल गया? वह पानी भाप में बदल गया। अब वह पानी जो है, जो तरल था, जो पानी था, वह अब गैस के अवस्था में आ गया।
दोनों देखिए, तीनों स्टेट में, चाहे वो बर्फ हो वहां पर भी H2O है, चाहे वो तरल हो वहां पर भी H2O है, और चाहे वो गैस हो वहां पर भी H2O है, राइट। तो H2O ये तीनों अवस्था में है, लेकिन इसका जो भौतिक अवस्था है वो अलग है। एक कहीं पर ठोस है, कहीं पर तरल है, कहीं पर गैस है। तो अगर आप ठोस पदार्थ को गर्मी देते हो तो वह तरल में बदलेगा, और तरल पदार्थ को गर्मी दोगे तो वह गैस में बदलेगा। गैस को अगर आप ठंडा करेंगे तो वह तरल में बदलेगी, और तरल को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वह किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। तो होता क्या है इसके पीछे का, तो हम आगे आगे धीरे धीरे इसको समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें इसके पीछे का रीजन भी, हमें जो इसके पीछे का जो मेन कारण है, जो इसका मुख्य कारण है, वह भी हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी के लिए आपको यह बात समझनी है, और यह जो लाइन है यह आपको नोट करनी है। आप इस जो बदलाव वाला जो ये कर्म है, इसको आप क्या करेंगे? लिखेंगे। एक ठोस को गर्म करने पर आमतौर पर तरल में परिवर्तित हो जाता है, और तरल को अधिक गर्म करने पर गैसीय या वाष्प, जिसको हम बोलते हैं वेपर, या गैसीय यानी गैसियस स्टेट अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उल्टी प्रक्रिया में अब हम यहाँ पर गर्म करने के बाद अब हम इसको ठंडा करने की बात करेंगे। एक गैस को ठंडा करने पर तरल में परिवर्तित हो जाती है, और तरल को और अधिक ठंडा करने पर ठोस में जम जाती है। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप गर्म कर रहे हैं तो अवस्थाओं में किस तरीके से बदलाव होगा, अगर उसको ठंडा कर रहे हैं तो अवस्थाओं में किस तरीके से बदलाव होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब गैस और वेपर में क्या अंतर है? सबसे पहली बात, गैस और वाष्प में क्या है, क्या अंतर है, इनके बीच का अंतर आपको समझना है। तो वाष्प एक पदार्थ की गैस है। जो वाष्प होती है ना, ये एक जो है पदार्थ की गैस अवस्था को प्रतिस्थापित करता है, जो कमरे के तापमान पर तरल हो जाता है। जरा ध्यान से समझिए। वेपर रिप्रेजेंट्स अ गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो ये जो वेपर है, जो वाष्प है, ये किसी पदार्थ का गैसी अवस्था के बारे में बात करता है, यानी उसकी गैस अवस्था के बारे में बात करता है, जो कि रूम सामान्य जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जो सामान्य जो तापमान होता है, उस सामान्य तापमान पर वह तरल अवस्था में रहता है। वह तरल, देखिए, अब मान लीजिए पानी है, पानी का गैस नहीं होता है, पानी का वेपर होता है, क्योंकि पानी जो सामान्य तापमान होता है, पानी तरल अवस्था में होता है। लेकिन उसको अगर आपने गर्मी दी, ऊर्जा दी, तो वह वाष्प में बदलेगा, और वही वाष्प जो होता है वो एक गैस से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जिस पदार्थ का वह बना है वह पदार्थ सामान्य तापमान पर लिक्विड यानी तरल अवस्था में रहता है। एक पदार्थ जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होता है, देखिए, अब जो कमरे का तापमान यहाँ से समझिए, सामान्य तापमान जो 22 से 24 डिग्री के बीच का होता है। एक पदार्थ जो कि सामान्य तापमान पर क्या है? गैसीय अवस्था में है। यानी अब आप देख रहे हैं, आपके पास एक गिलास में पानी है। अगर मैं मानता हूं ये एक गिलास है, इसके अंदर पानी है, और ये इस कमरे में हवा है। तो एक पदार्थ ऑक्सीजन मान लेते हैं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस सामान्य तापमान पर गैस अवस्था में है, और ये जो पानी है H2O है, सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में है। तो ये अपने गैस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है। लेकिन अगर इस पानी को मैं गर्म करूं, इसको मैं ऊर्जा दूं, तो यह भाप बनेगा, ये गैस नहीं भाप बनेगा। तो भाप या वाष्प जो होता है, उसमें और गैस में यही अंतर होता है कि गैस अपने सामान्य तापमान पर गैस ही अवस्था में रहती है, लेकिन जिस पदार्थ का जो वाष्प बना है वह सामान्य तापमान पर अपने तरल अवस्था में रहता है। उदाहरण के लिए अमोनिया एक गैस है, वाष्प नहीं, लेकिन पानी को गर्म करने से पानी एक वाष्प बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों में अंतर समझ में आया होगा, गैस में क्या अंतर है और वाष्प में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। जल 3 विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद होता है, और ये हमारे पृथ्वी पर भी 3 अवस्थाओं में मौजूद है। देखिए, जो अत्यधिक बर्फीले इलाके हैं या बर्फ ठंडे इलाके हैं,
वहां पर जो पानी है, जो जल है, जो वाटर है, वह अपनी ठोस अवस्था में है। और उसकी ठोस अवस्था क्या होती है? बर्फ। तो बर्फ क्या है? ठंडा है। और जल क्या है? अगर बर्फ को आप गर्मी देंगे तो वह अपने जल में बदल जाएगा। और ये जो जल है, ये वाटर वेपर यानी जल वाष्प में बदल जाएगा। तो बर्फ किस में है? देखिए, पानी तरल में भी है, ठोस में भी है और वाष्प में भी है। अब वैज्ञानिक 5 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं: ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपको ये समझ में आ गया होगा ठोस क्या होता है, तरल क्या होता है, गैस क्या होता है। अब समझना है प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। कहीं ना कहीं आपने अपनी छोटी कक्षाओं में बात करें, हम 10वीं कक्षा की बात करें, तो वहां पर भी आपने अपने अध्यापकों से, जो आपके विज्ञान के अध्यापक थे, उनसे इस बारे में सुना होगा। आगे हम और थोड़ा विस्तार पे चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे ये कौन से स्टेट हैं और इनसे हमें क्या ही फायदा होता है। मान लीजिए अगर प्लाज्मा आपको समझ में आ गया, प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा से क्या अंतर पड़ेगा, और उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, इन चीजों को समझना है आप। तो उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियरिटी रहेगी कि किस तरीके से हम इन अवस्थाओं को में क्या बदलाव किया जा सकता है। प्लाज्मा में बदलाव हो सकता है या फिर किसी और अवस्था में हम उनको बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लाज्मा स्थिति यानी प्लाज्मा स्टेट क्या है। देखिए प्लाज्मा स्टेट जो है, प्लाज्मा स्थिति में अत्यधिक ऊर्जावान और अत्यधिक उत्तेजित कण होते हैं, यानी बहुत ज्यादा सुपर एनर्जेटिक, अत्यधिक यानी ऊर्जावान तो होते हैं लेकिन अधिक, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ऊर्जावान और अत्यधिक उत्तेजित। उत्तेजित का मतलब है बहुत ज्यादा एक्साइटेड, अपनी जगह पर वो नहीं रुकेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर उनकी मूवमेंट होती रहती है, वह इधर से उधर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब यह जो प्लाज्मा स्थिति है या जो प्लाज्मा स्टेट है, मैं बात करता हूं, जो प्लाज्मा अवस्था है, इसको स्थिति ना देखकर अवस्था समझिएगा। जो प्लाज्मा अवस्था है वह कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी? ऐसी जगह पर या फिर ऐसे एक अवस्था को जब आप देखें जिसमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको कौन सा ऐसा मतलब आप बात करें तो कौन सा ऐसा पूरे, अब हम बात करें अपने ब्रह्मांड के अंदर बात करते हैं या फिर हम अपने सौर मंडल में बात करते हैं, ऐसा क्या है जिसपे अत्यधिक ऊर्जा है? हम बात कर रहे हैं सूर्य की। जो हमारा सूर्य है, सूरज है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि इसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है और जो हमारी पृथ्वी है, इस पे जो जीवन है, जीवन की जो संरचना हो रही है, ये सूर्य की वजह से हो रही है। तो सूर्य जो है, जो हम सन की बात कर रहे हैं, यह प्लाज्मा अवस्था में है, प्लाज्मा स्टेट में है। यह कण आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं, यानी जो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है। आयनीकृत का मतलब क्या होता है कि गैस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कि जैसे बहुत ज्यादा उनमें ऊर्जा आ गई, और ऊर्जा आने की वजह से उनके जो बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसकी वजह से जो गैस होती है वो अब क्या होती है, स्टेबल या नहीं होती है, वह आयोनाइज्ड बन जाती है, आयनीकृत हो जाती है। प्लाज्मा तब हो सकता है जब पदार्थ को बहुत उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है, यानी अत्यधिक जो तापमान है वह दिया जाएगा पदार्थ को, तब वह प्लाज्मा में बदल जाएगा। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ उच्च ऊर्जावान और अत्यधिक उत्तेजित विद्युत अवशेषित कणों को संग्रह होता है। यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा होगी, अत्यधिक उत्तेजित होगा, यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, हाईली एनर्जी, और उसके अंदर विद्युत। विद्युत का मतलब क्या होता है? जब आपको मैंने बताया कि वो आयनीकृत होते हैं, जब आयनीकृत होते हैं तो आयनीकृत
जो हमारे पदार्थ होते हैं वह अपने अंदर विद्युत का वास करते हैं या विद्युत लेकर चलते हैं, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होते हैं, याद रखिएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन साइन बल्ब में निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस को मतलब इनर्ट गैसेस होती हैं। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं, किसी और के टच में आकर, किसी और से कंपाउंड से मिलकर या किसी और दूसरे एलिमेंट से, पदार्थ से मिलकर ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है, निष्क्रिय गैसेस कहा जाता है। जब उनमें विद्युत धारा गुजरती है तो वह चमकदार प्लाज्मा उत्पन्न करते हैं, जिसका विशेष रंग गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो आपने फ्लोरोसेंट ट्यूब्स देखी हैं या फिर आपने नियोसाइन बल्ब देखे हैं, उनके अंदर गैसेस को रख दिया जाता है, भर के रखा जाता है। अब उसमें होता क्या है, अब वो गैस में एक इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा गया, उस इलेक्ट्रिक करंट से उसमें टेम्परेचर बढ़ा और वह टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्लाज्मा उत्पन्न करते हैं, और यह जो प्लाज्मा का रंग है ये गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है। यह प्लाज्मा की उपस्थिति है जो CFL ट्यूब को चमकाती है। तो पहले आपने देखा होगा, अब तो LED लाइट आ गई हैं। LED लाइट से पहले CFL ट्यूब हुआ करती थी, तो जो CFL ट्यूब होती थी वह उसमें प्लाज्मा बनता था, उसकी वजह से क्या था, वह चमकती थी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, यानी अगर हम बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट क्या है, तो 1920, याद रखिएगा 1920 में क्या हुआ था, सांख्यिकीय गणना के आधार पर सत्येंद्रनाथ बोस, नाम याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था का अवधारण दी। यानी जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों में से एक है, उन्होंने 1920 में अपने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, सांख्यिकीय जो गणना के आधार पर उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है वह अपने पांचवी स्थिति में रहता है। अब वह पांचवी स्थिति क्या थी, बाद में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को प्राप्त करने में सफलता पाई, तो उन्होंने बताया। फिर बाद में उसके ऊपर क्या हुआ, रिसर्च हुई और ज्यादा उसके ऊपर गणना की गई और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, तो जो साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया। बोस आइंस्टीन स्थिति का निर्माण अत्यधिक कम घनत्व वाले गैसों को अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा करके किया जाता है। देखिए प्लाज्मा में क्या हो रहा था, प्लाज्मा में आप बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊर्जावान, अत्यधिक जो आपकी एक्साइटेड की बात हो रही थी, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा दी जा रही थी प्लाज्मा स्टेट को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा नहीं दी जा रही है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, उनको अत्यधिक कम घनत्व, यानी उनका जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, और अत्यधिक कम तापमान, यहाँ पर बहुत कम तापमान पर ठंडा करके किया जाता है। तो उसको डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए और उसका तापमान बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, जो सामान्य हवा की घनत्व का लगभग 1,00,000वां हिस्सा होता है। यानी जो आप एयर की डेंसिटी देख रहे हैं, आप एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर ये डेंसिटी ज्यादा होती तो पानी में, यानी पानी अवस्था में, यानी तरल में बदल जाता। हवा की अगर जो घनत्व है वह बढ़ जाता तो वह तरल में बदल जाता, और तरल का घनत्व बढ़ के वो ठोस में बदल जाता। तो हवा के घनत्व का भी 1,00,000वां हिस्सा, यानी इतना कम घनत्व है उनका। इस प्रक्रिया को बोस आइंस्टाइन संघनन कहा जाता है। इस पदार्थ की स्थिति को बोस आइंस्टाइन संघनित, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बोस आइंस्टाइन संघनन स्टेट, यानी बात कर अवस्था कहा जाता है। तो याद रखिएगा, और ये किस तरीके से बनते हैं यह भी याद रखिएगा, प्लाज्मा और बाकी क्या। यहाँ पर जो ये आपको टेबल दिख रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये आपको जो ज्योग्राफी है या फिर हम बात करें भूगोल है उसमें भी पूछा जाता है, और साइंस में भी पूछ लिया जाता है, विज्ञान के सवाल में भी पूछ लिया जाता है। क्या है अब ये,
अप्रोक्सीमेट रिलेटिव अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है भरपूर या फिर आप जो प्रचुर मात्रा में क्या है, ऑफ सम एलिमेंट्स, जो पदार्थ है हमारे अर्थ की क्रस्ट में। क्रस्ट का मतलब होता है, देखिए अर्थ की अर्थ जो है 3 लेयरों में बटा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, फिर ये होता है इनर कोर। कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट, तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होगी क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर। तो ये हमारी इस तरीके से विभाजित है। हम आगे जाके और इनको अगर आपने ज्योग्राफी या फिर अपने भूगोल में आपने इनको और अच्छे से पढ़ा है। तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है, सिलिकॉन, ये सॉरी सबसे ज्यादा क्या होता है, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन 46.6%, यानी 46.6%। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्रस्ट की बात हो रही है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। तो कहीं से आयरन को टिक मत कर देना। आयरन को टिक इसलिए कर देते हैं जब आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तब आप वहां अलग पदार्थ की लिस्ट बनती है। लेकिन यहाँ पर हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो अर्थ की सबसे ऊपरी सतह है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है उसमें, फिर सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और फास्फोरस। तो कितना कितना है यह भी आपको याद रखना है। 46.6%, 27.7%, 8%, 5%, 3.6%। तो ये याद रखिएगा कितना एलिमेंट जो है हमारे अर्थ के क्रस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास सब्सटेंस, जो हम पदार्थ हैं। अब पदार्थ में, अब देखिए यहां तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा भौतिक विभाजन, जो हमने भौतिक विभाजन करे थे, ठोस, तरल, गैस। अब हम बात करेंगे इनका जो हमारा केमिकल जो विभाजन होता है, रासायनिक विभाजन होता है पदार्थ का, उसके ऊपर। शुद्ध पदार्थ क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। एक पदार्थ या द्रव्य जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता, वह शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ या ऐसा मैटर जिसको आप अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, यानी एक सेपरेट, यानी कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, यानी दूसरे पदार्थ में उसे नहीं बदल सकते किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। तो वह जो पदार्थ होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थों की तत्वों और यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो हमारा शुद्ध पदार्थ है उसको आप किस तरीके से विभाजित करते हैं, एलिमेंट्स, तत्वों के तौर पर, और कंपाउंड्स यानी यौगिकों के तौर पर इनको आप विभाजित करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के 2 हिस्से हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर आपने लास्ट जो हमारी पिछले कुछ क्लासें जो हमने कक्षाएं की, उसमें एक मैंने आपको टेबल बनवाई थी कि पदार्थ को फिजिकल, एक साइड लिखा था कि यहाँ पर हमने लिखा था फिजिकल भौतिक अवस्था, फिर यहाँ पर लिखा था हमने रासायनिक अवस्था, फिर रासायनिक अवस्था की भी अपने बताए थे ये हमारी रासायनिक अवस्थाएं होती है। तो उसी में जो पदार्थ होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो शुद्ध पदार्थ होता है, वह 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक होता है हमारे तत्वों, यानी हम बात करें एलिमेंट, और दूसरा होता है हमारे यौगिकों यानी कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एलिमेंट यानी तत्व क्या है ये समझिए। रॉबर्ट बॉयल, देखिए जो भी वैज्ञानिकों के नाम आते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है आपको याद रखना। हमारे जो एग्जाम है, जो हमारी परीक्षा है, उसमें वैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। रॉबर्ट बॉयल 1661 में पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व शब्द का उपयोग किया। तो यानी सबसे पहले जो एलिमेंट वर्ड है किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल 1661 में। याद रखना, रॉबर्ट बॉयल किसने दिया, 1661 में। क्या दिया, तत्व शब्द का उपयोग पहली बार किया। एंटोन लॉरेंट लोवाइजर 1743 से 94 तक रहे, एक फ्रेंच रसायनज्ञ पहले थे जिन्होंने एक प्रायोगिक रूप में उपयोगी परिभाषा का निर्माण किया था। यानी इन्होंने क्या करा था, एंटोनी लॉरेंट लोवाइजर ने, ये जो हमारे फ्रेंच के रसायनिक थे, इन्होंने
एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करा और प्रयोग के आधार पर एलिमेंट की डेफिनेशन यानी परिभाषा दी। जो हम बात कर रहे हैं तत्व की परिभाषा इन्होंने एक प्रयोग के आधार पर रखी। उन्होंने एक तत्व को एक मूल रूप की वस्तु के रूप में परिभाषित किया। तो तत्व क्या था? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी किसी भी द्रव्य की क्या है, ये मूल रूप है, यानी ये बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर का, और उसको इन्होंने परिभाषित किया तत्व को। तो अगर हम बात करें तत्व क्या है, जो लोवोजर ने बोला, तो तत्व एक मूल रूप है किसी भी द्रव्य की या किसी भी पदार्थ की एक मूल रूप है, जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी जिसको आप केमिकल रिएक्शन के द्वारा या और भी दूसरी प्रतिक्रियाओं के द्वारा एक से अधिक पदार्थ में नहीं बदल सकते। वह एक ही पदार्थ में रहेगा, वह दूसरे पदार्थ में नहीं बदल सकता। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। तो आपका ये होमवर्क है, गृह कार्य है, आपको बताना है कि वर्तमान में जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। 99 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और बाकी मानव निर्मित है। यानी बात करें 92 जो हमारे तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं, और इसके आगे जो भी हमें तत्व मिले हैं वो क्या हैं? वो सब मानव द्वारा विकसित है, मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तत्वों की बहुसंख्यक ठोस होती है, यानी जो अधिकतर जो हमारे तत्व हैं वह सब किस अवस्था में है? वह सब ठोस अवस्था में है। यह भी आपको जो पॉइंट है याद रखना है। कक्ष तापमान पर 11 तत्व गैसीय अवस्था में होते हैं। अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर जो हमारे 11 तत्व हैं, तो ये याद रखिएगा, ये जो हमारे 11 तत्व हैं वह क्या है? गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। 11 तत्व है सामान्य तापमान पर। 2 तत्व पारा यानी मरकरी जिसे हम बोलते हैं और ब्रोमीन सामान्य तापमान पर किस अवस्था में रहते हैं? लिक्विड अवस्था में रहते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूछा भी गया है कि पारा सामान्य तापमान पर किस अवस्था में रहता है या कक्ष तापमान पर किस अवस्था में रहता है। तो आपको बताना है पारा सामान्य तापमान पर अपनी तरल अवस्था में रहता है। तत्व गैलीनियम, जिसकी हम बात करें, गैलीनियम और सीजियम सामान्य तापमान पर यानी 303, यानी देखिए 273 केल्विन, 273 केल्विन जो होता है, 273 केल्विन कितने के बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें आप बात कर रहे हैं 303 केल्विन। 303 केल्विन कितना हुआ? तो देखिए 303 में से आप 273 माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना गया? 0, यहाँ से आपने लिया 30, यानी 30 डिग्री सेल्सियस में जो ब्रोमीन और सीजियम है वह क्या होंगे? वह से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल हो जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तापमान बढ़ा दीजिए, वह अपने तरल अवस्था में आ जाएंगे, यानी 30 डिग्री से ऊपर जाते ही वह अपने तरल अवस्था में आ जाएंगे। तत्वों के आगे 3 प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है, धातु, अधातु और धातु विषम। तो मैंने आपको यह बताया था, इनको मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में इनको बांटा जाता है। तो धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु विषम क्या है, ये हम आगे समझते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि अब हमने जो बांटा है इनको 3 अवस्थाओं में, धातु, अधातु और या फिर धातु विषम, जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो अब हम समझेंगे धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं।
धातुविश्व में क्या होता है, इनकी किस तरीके से इनकी विशेषताएं हैं और इनके अंदर क्या अंतर है, हम अपनी आने वाली कक्षा में इस बारे में बात करेंगे और इसको और अधिक इसको समझेंगे। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको हाइलाइट कर रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे परीक्षा के बात करें परीक्षा को लेकर, तो ये छोटे-छोटे जो फैक्ट हैं, ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको हर एक चीज़ को याद रखना है, उनको समझकर चलना है और आप उसका रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। बाकी आप क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब हम अपने प्रश्नों को और अच्छे से समझें, प्रश्नों के द्वारा और अच्छे से अपने जो हमारे जो सामान्य विज्ञान चल रहा है इसको और अच्छे से समझेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी और याद रहेगा। तो आज की क्लास में कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।